साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा साथियों, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का। ये हमारा अगला। इसके पूर्व जो है मैंने 2 क्लास लिए हैं। 2 क्लास में जो 2-2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। आप उसको जाके देखिए, निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। ठीक है जी, एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, कृषि को पढ़ेंगे। और जितना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, जितना जो इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है इकोनॉमी सर्वे के पर्सपेक्टिव से, जो आपका छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी सर्वे आता है उससे जो है संबंधित है ये। और इसमें आपका जो CGPSC प्री में ना, CGPSC प्री में जो है इकोनॉमी सर्वे से लगभग जो है आपका जो है 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल। तो एक जो है कृषि से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो कृषि से जो है लगभग आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें हम देखेंगे, प्रयास करेंगे कि कैसे जो है ये कृषि का डेटा को याद करेंगे और कैसे जो है उस चित्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है PSC और व्यापम, जो चीज़ पूछ रहा है हम उसी पे बारे में बात करेंगे। ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा इसमें बहुत सारा डेटा को हम रखने का प्रयास नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको जो है इत्मीनान से देखिए, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा किस टाइप से आपको पढ़ना है करके। तो चलिए दोस्तों, हम बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा जी। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने बहुत सारे करंट अफेयर के भी वीडियो डाले हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है, कृषि में देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है जी, इस एग्रीकल्चर के बारे में हम पूरा देखेंगे, डिटेल देखेंगे और जो है पूरी तरह से इसको जानेंगे साथियों कि क्वेश्चन जो है कैसे कैसे आ रहा है, कैसे मतलब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैं उसको अपने बताने का प्रयास करूंगा, आप उसको जी याद करने का प्रयास कीजिएगा जी। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा कृषि से संबंधित टॉपिक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फसल क्षेत्र का जो है सकल घरेलू उत्पाद GSDP में जो है आपका जो है स्थिर भाव पर कितना जो है भागीदारी है और कितना जो वृद्धि दर है। ये दोनों क्वेश्चन आपका जो है लगातार आते रहते हैं। फसल क्षेत्र का केस में GSDP में जो है, GSDP में आपका स्थिर भाव पर ही पूछा जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है, कितना भागीदारी है और कितना जो है उसका वृद्धि दर है। तो भागीदारी और यहाँ बता दिया है हिस्सा, और ये उसका वृद्धि दर है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भागीदारी याद रखिएगा, लगभग जो है 9.5% के आसपास है, मतलब ये 9.67% है, लेकिन इसको 9.5 करके याद रखिए लगभग। अब वृद्धि कितना है, लगभग जो है 4.5 के आसपास है। तो इस तरह से 9.5, 4.5, 9.5, 4.5 ऐसे याद रखिएगा। तो आप वहाँ पे एग्जैक्ट आपको नहीं देगा, आगे पीछे देता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है जी, तो 9.67 है, 9.67 है, और इसका जो है 4.27 है, लगभग ये जो है 4 प्लस है और वो जो है 9.5 के प्लस है। मैं आपको यही प्रयास करता हूं दोस्तों कि एकदम आप एग्जैक्ट डेटा रखने का प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए जो हम लगभग करने की याद करेंगे। और लगभग से लेके आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो 9.67 आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले आपको 9.5 करके ये तो याद हो जाए, उसके बाद जो है आप आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो मैं बोल रहा था इसका जो भागीदारी, अब इसको नहीं पढ़ना है जी। भागीदारी में जो है आप इसको नहीं रटते रहिएगा ना, 29, 72, 467 लाख इतना को नहीं रटने रहना है, डायरेक्ट इसका परसेंटेज पूछता है। तो 9.67% है, ये याद रखिए, 9.67%। और वृद्धि कितना है, 427 है। ठीक है जी, वृद्धि 427, तो 9.5, 4 और 4.5, 9.5, 4.5। ठीक है, अगला देखिए, इसी में आप देखेंगे प्रदेश में जो कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है। तो इसका ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40.10 लाख। ठीक है जी, 40.10 लाख यहाँ पे जो है प्रदेश में जो कृषक परिवारों की संख्या है। और इसका जस्ट डबल करेंगे तो लगभग 80% जो लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं जी। इसको भी याद रखिएगा, 80% लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं, और 40.10 लाख जो है कृषक परिवारों की संख्या है। इसके बाद जो है 40.10 लाख को अलग अलग जो है इसमें बता दिया गया है कि कितना जो है आपका सीमांत कृषक है, लघु कृषक है, दीर्घ कृषक है। इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन एक इसको खाली याद रखिएगा, सीमांत कृषक को लगभग 24 लाख प्लस है, 24-34 लाख जो है इसमें किसानों की संख्या जो है सीमांत श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सीमांत का जमीन पूछा जाता है। चलिए, हम लोग जो है लघु दीर्घ देखने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं पूछता क्वेश्चन। अगला देखिए, आपका जो है जैविक खेती योजना, इसका सीधा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसको जो है जैविक खेती योजना को जो है छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था। और उसके बाद तो ये याद रखिएगा 2014 में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था, और 2016 में जो है इसको केंद्र सरकार द्वारा जो इसको संचालित किया गया था। तो पहले जो है राज्य में लागू होगा 2014 में, और उसके बाद जो 2016 में सेंट्रल में, 2014 में राज्य में, और 2016 में इसको जो है केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया था, केंद्र में नाम। ठीक है जी, अगला देखिए, इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैविक खेती योजना में 5 पूर्ण जैविक जिले हैं हमारे पास। तो 5 पूर्ण जैविक जिले कौन कौन से हैं उसको जानना जरूरी है। तो देखिए, 5 पूर्ण जैविक जिले में आप जैसे देखेंगे तो नीचे का आपका जो है ये सुकमा हो गया, ये आपका जो है सुकमा हो गया। सुकमा के बाद इधर आप जाएंगे तो ये बीजापुर हो गया। बीजापुर के बाद यहाँ पे दंतेवाड़ा हो गया। इसके बाद जो है आपका ये नारायणपुर, ये नारायणपुर,
और उसके बाद आपका ये गरियाबंद, ये गरियाबंद। मैप में याद रखेंगे तुरंत याद हो जाएगा साथियों। ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले ये तीनों यहाँ पे एक साथ रहेगा, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा 3, और इसके बीजापुर के जस्ट ऊपर में नारायणपुर, और ये आपका जो है गरियाबंद। याद रखना है गरियाबंद जो है आपका जो ये मतलब जो है सरगुजा रायपुर संभाग का एक जिला है ये गरियाबंद, इसलिए खाली आपको जो है गरियाबंद को पर्टिकुलर याद रखना है। अब बाकी 4 जिला जो है आपका जो है बस्तर संभाग का है, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, और आपका फिर केवल एक गरियाबंद जो है रायपुर संभाग से जाता है। ठीक साथियों, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि इसमें जो है पूर्ण जैविक विकासखंड में जो है तो शेष 22 विकासखंडों में क्या करना है आपको, एक एक विकासखंड में जो है यह जैविक विकासखंड के रूप में उसको क्या करना है, विकसित करना है। तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 5 पूर्ण जैविक जिले कौन कौन से पूछेगा तो इसमें याद रखिएगा सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, और एक आपका जो है गरियाबंद। गरियाबंद को भूलना नहीं है। और शेष जो है 22 जिलों में एक एक विकासखंड में यह कार्यक्रम संचालित है। चलिए अगला देखिए, ये जीपीएस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रमाणीकरण को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैविक फसल को, इसको पूछा जाता है जी। लास्ट जो है पीएससी में ये पूछा गया था, पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, इसके क्वेश्चन में ये आ गया था डायरेक्ट जो है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बादशाह भोग एक आ गया था, हाँ ना, एक दुबराज, नगरी दुबराज, इसको उस समय जीआई टैग मिला था। कौन सा जीआई टैग मिला है करके क्वेश्चन पूछ दिया था, जीआई टैग करके। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, है ना, कौन को कितना जीआई टैग है इसको करके। और ये फसल में पूछा जाता है इनमें से कौन सा जो कृषि से संबंधित फसल नहीं है करके, मतलब जो है तो इसको भी याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको जो सही मिलान करने के लिए दे रहा है, और कौन सा जिला में जो है कौन सा जैविक ब्रांड जो है जैविक फसल यहाँ पे उत्पादित किए जा रहे हैं उसके बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आप ऊपर जाइएगा तो बलरामपुर में देखेंगे तो चांगो राइस, बलरामपुर में चांगो राइस। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। बलरामपुर में जो चांगो राइस का जो है उत्पादन किया जा रहा है फसल का। उसके सरगुजा में जाएंगे तो बांसा झल राइस, बांसा झल राइस। ठीक है जी, सरगुजा में बांसा झल राइस। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो हाईलाइट है वही उसी को देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। फिर देखिए मुंगेली में जो है आपका आगर जैविक ब्रांड। ठीक है जी, आगर जैविक उत्पाद मुंगेली में, आप पढ़े भी होंगे। आगर जो है टेसुआ, ये जितने भी जो नदी, एक नदी होती है वहाँ पे मनियारी की जो सहायक है, आगर, टेसुआ, घोंघा, ये सब, तो उसी में एक नदी जो है आगर, आगर से याद रखिएगा मुंगेली। ठीक है जी, आगर मुंगेली। लेकिन आरुग पूछेगा तो आरुग जो है राजनांदगांव का है। ठीक है जी, आप जान रहे हैं अनुज शर्मा जी का जो है बैंड का नाम भी क्या है, आरुग है। तो इससे एक रिलेट करके आ सकते हैं, आरुग जो है राजनांदगांव, आरुग राजनांदगांव, और आगर कहाँ पे, मुंगेली। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रुद्र को याद रखिएगा, रुद्र जो है धमतरी में, रुद्र कहाँ पे, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी। अब 5 तत्व कहाँ पे है तो 5 तत्व जो है कोंडागांव में पड़ा रहेगा। तो साथियों इसलिए याद रखिएगा 5 तत्व कोंडागांव, इसको भूलना नहीं है। और एक आदिम ब्रांड को नहीं भूलना है, आदिम ब्रांड जो है दंतेवाड़ा, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा। बाकी उसके नाम से ही होगा। देखिए जैसे बस्तर नेचर, बस्तर में केलो ब्रांड समझ गए होंगे, रायगढ़, केलो में रायगढ़ नदी बहती है इसलिए केलो का रायगढ़। शिवनाथ ऑर्गेनिक में देखिए तो शिवनाथ का आपका जो है दुर्ग, शिवनाथ जो है ऑर्गेनिक दुर्ग। ध्यान दीजिए यहाँ पे शिवनाथ को जो है आप राजनांदगांव नहीं मारेंगे ना, शिवनाथ का जो है दुर्ग है जी। रायपुर में देखेंगे रायपुर ऑर्गेनिक का तो रायपुर का रायपुर, और बालोद ऑर्गेनिक तो बालोद, जसपुर का जो है जसपुर। ठीक है, तो जो इसमें हाईलाइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और यहाँ याद रख लीजिए, मैकल नेचर, मैकल नेचर आपको जो यहाँ पे मेन पार्ट नहीं मारना है। मैकल जान रहे हैं कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है ये मैकल पर्वत श्रेणी, तो ये आपका जो है मैकल का जो है कबीरधाम जिला। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। बांसा झल राइस पूछेगा तो सरगुजा, और उसके बाद चांगो राइस पूछेगा तो बलरामपुर, चांगो राइस बलरामपुर, और बांसा झल सरगुजा, दोनों जो है सरगुजा संभाग के जिले हैं। फिर मैकल नेचर पूछेगा तो ये कबीरधाम जिला है, जान रहे हैं। आगर पूछेगा तो मुंगेली, और आरुग पूछेगा तो राजनांदगांव। ठीक है, रुद्र का जो है धमतरी, और उसके बाद जो है पंचतत्व पूछेगा तो कोंडागांव, पंचतत्व कोंडागांव, और आदिम ब्रांड जो है दंतेवाड़ा। बाकी शिवनाथ एक तो दुर्ग है, बाकी सबका जो है उसके नाम से है। ठीक है साथियों, इसमें याद रखिएगा धान की जो सुगंधित किस्में कौन कौन से हैं। तो धान की सुगंधित किस्में में आपका जो बासमती है, बादशाह भोग है, नगरी दुबराज है, पूसा सुगंध है, जवा फूल है, मोतीचूर है, जीरा फूल है, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांझी, काली गिलास, तिल कस्तूरी, मक्का, ये सभी जो है क्या है, इसके जो है मतलब धान के जो है मतलब क्या बोलना चाहिए, सुगंधित फसल के नाम है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये देगा इनमें धान से कौन से सुगंधित फसल नहीं है, या धान की जो कौन सा किस्म नहीं है। तो एक बार याद रखिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांझी, काली गिलास, तिल कस्तूरी, ये सभी जो है धान के संबंधित फसल हैं। चलिए उसके बाद जो है एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्री में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार। राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार जो है याद रखिएगा, इस बार जो है क्या हुआ है, जो अभी 2020-21 में 2016-17 के लिए, 2016-17 के लिए जो खाद्यान्न में ना, खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में जो है
छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय जो कृषि कर्मण पुरस्कार देखिए, राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार में 2020-21 में जो है 2016-17 के लिए जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में जो है इसके अंदर जो सर्वाधिक उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, इसके तहत जो 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार को जो अब तक जो 5 बार ऐसा कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है साथियों, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आपको बोलेगा कि इनमें किस वर्ष जो है कृषि का जो है कर्मण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, उस डेट को आपको याद रखना है। तो देखिए क्या क्या चीज़ के लिए प्राप्त हुआ है, तो धान, दलहन और खाद्यान्न, ये तीनों चीज़ के लिए। लेकिन धान में जो है 2 बार प्राप्त हो चुका है, याद रखिएगा। धान में जो है 3 बार, 3 बार। एक तो इसको नॉर्मली पढ़िए 10-11, 10-11 के बाद जो है 12-13 नॉर्मल हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है ना। 10 के बाद 11, 11 के बाद फिर होता तो 12 और 13 रिपीट नहीं हो रहा है। फिर देखिए यहाँ से रिपीट होगा, ये 13 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 13 और 14, 13 और 14 रिपीट हो रहा है। फिर 14 यहाँ रिपीट होगा, तो 14 और 15, इस तरह से 16 से इसको ट्रिकली याद करना है। पहले नॉर्मल बोलना है 10, 11, 12, 13, 2 साल हो गया। फिर यहाँ पे 13 यहाँ पे रिपीट होगा, तो 13 और 14, और फिर 14 और 15, ये 2 साल यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे 15 रिपीट नहीं होगा, डायरेक्ट 16-17 हो जाएगा। इस तरह से इसका डेट को याद रखिएगा। तो पहला जो है 10, 11, फिर 12, 13, फिर 13 रिपीट होगा, तो 13, 14 यहाँ हो गया, और फिर 14, 15 ये भी रिपीट होगा। फिर ये बिना रिपीट होगा, सीधा निकल जाएगा 15, 16। तो इस तरह से याद रखिएगा। 3 बार जो है धान के लिए 10, 11, 12, 13 और 13, 14 में। उसके दलहन के लिए आपको मिला था 14, 15 में। इसके खाद्यान्न के लिए अभी मिला है आपको 16, 17। 16, 17 वाला जो पुरस्कार अभी 20-21 में मिला है साथियों, इसी चीज़ को। ठीक है, तो अब तक पूछेगा कितने बार प्राप्त हो चुका है, तो अब तक जो है 5 बार, 5 करोड़ रुपए इसके तहत दिया जाता है। इसको पूछेगा ना कि धान के लिए कब कब, तो धान के लिए आपको इसको मिलाना है, दलहन के लिए इसको, और उसके खाद्यान्न के लिए अभी इसको। तो पहले जो धान है, धान के साथ जैसे मान के धान को क्या बोलते हैं, चावल। चावल जब खाएंगे तो दाल लगेगा, दाल खाएंगे तो सभी चीज़ को चावल और दाल मिला के क्या बोला जाता है, खाद्यान्न। ऐसे करके याद रखेंगे। तो पहले चावल, फिर दाल, सभी चीज़ को मिला के एक साथ क्या बोलते हैं, खाद्यान्न। ठीक है जी। चलिए देखिए, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एक बार व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी से। इसको क्वेश्चन नहीं आया है पीएससी से, लेकिन व्यापम में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें सीधा पूछा गया था कि कितने जो है मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, 11 मंडियों में जो है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की बात की है, 11 मंडियों में। और मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ठीक है जी, याद रखेंगे 11 मंडियों में जो है प्रदेश में जो है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की बात की गई है, स्थापना की गई है। लेकिन मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पूछेगा तो याद रखिएगा 111, ये 11 है नॉर्मल, और ये 111 है। बस इतना ही डेटा याद रखना है, बाकी कुछ याद रखना नहीं है। जगह मत याद रखिएगा, ये पूरा बेमेतरा, ये दुनिया भर के याद नहीं रखना है, भूल जाएंगे आप, कोई मतलब भी नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा जो है आदर्श मंडी। एक अभी हमने देखा था वो जैविक जिला था ना जी, जैविक जिला था वो। अब ये क्या है, आदर्श मंडी है। उसमें जैविक जिला में हम देखें 5 वो भी था, ये भी है 5। ये आदर्श मंडी भी कितना है, 5 है। 5 आदर्श मंडी की स्थापना की बात की गई है। ये 5 आदर्श मंडी कौन कौन है, तो याद रखिएगा, इसमें धमतरी के साथ लीजिएगा कुरूद, दोनों एक ही जिला में पड़ेगा, धमतरी और कुरूद। इसके बाद जो है एक आपका जो है ये कवर्धा, और कवर्धा के नीचे मुंगेली, और मुंगेली देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से याद करवाता हूँ आपको। पहला तो आपको देखिए, ये आपका जो है धमतरी, ठीक है जी, धमतरी हो गया। और यहाँ से कुरूद, ये 2 एक ही जगह में पड़ेगा, धमतरी और कुरूद। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका राजनांदगांव के बाद ऊपर जाएंगे तो कवर्धा, और कवर्धा के ऊपर जाएंगे तो मुंगेली। ये तीनों जिला इधर से। तो टोटल जो है 5 जिला यहाँ पे टोटल है। याद रखिएगा 5 जिलों में जो जैविक जो है मतलब आदर्श मंडी की स्थापना की बात की गई है। ठीक, आदर्श मंडी की बात की गई है। ये 5, धमतरी, कुरूद, कवर्धा है एक यहाँ पे, और उसके बाद मुंगेली और राजनांदगांव। ठीक है साथियों। और जैविक जिला में याद रखिएगा ना, वो जैविक जिला जो है 5 है उसका भी। उसमें मैंने आपको याद कराया था कि बस्तर के जो है 4 जिले, एक सुकमा, एक आपका बीजापुर, ये आपका दंतेवाड़ा, एक आपका नारायणपुर, और एक आपका गरियाबंद। ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम बोलते हैं जी, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम क्या है, तो इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, एक बाजार है। इसमें जितना भी जो एक कृषि मंत्रालय द्वारा जो इसको विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न राज्यों में जो स्थित जो कृषि उपज मंडी को जो क्या करना है, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। सीधा सा बात है, आपके जो कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है, ताकि आपके जो वहाँ पे जो है कितनी जो है कृषि उपज की खरीदी की गई है, बिक्री की गई है, उन सभी का जो जानकारी आपका जो उपलब्ध हो सके, और व्यापार में बिचौलियों को जो क्या हो सके, यहाँ पे हस्तक्षेप ना हो सके, उनको जो है कम किया जा सके। तो इसके तहत इनाम के तहत एक क्वेश्चन तो सीधा पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के कितने जो है कृषि उपज मंडियों को जो है इनाम के अंतर्गत शामिल किया गया। ये सीधा क्वेश्चन आया था व्यापम में। तो याद रखिएगा,
पूरा देश में जो है 585, पूरा देश में जो है 585 जो है कृषि उपज मंडियों को जो है ई नाम से जोड़ना है, माने इंटरनेट से जोड़ना है उनको जो है ई नाम से। इसके तहत छत्तीसगढ़ के टोटल 20, पहले 14 थे जी, पहले कितना थे, पहले 14 थे, अभी इसमें 6 बढ़ा है, इसलिए आपका जो डेटा ये चेंज आएगा। अब आपका जो टोटल 20 जिले शामिल हैं, याद रखिएगा 6 इसमें बढ़ा है ना, पहले 14 थे। तो देखिए इसको पहले जो है इसमें अब कितना है, कृषि 20 कृषि उपज मंडियों को जो क्या करना है, इनाम से जोड़ना है। पहले चरण में जो है आपका जो है जिला शामिल कौन कौन से थे, इसको देखिए, राजनांदगांव और कवर्धा, राजनांदगांव कवर्धा, राजनांदगांव नीचे में है, कवर्धा जस्ट ऊपर में है। उसका जो भाटापारा नवापारा, भाटापारा नवापारा 4 हो गया, एक आपका कुरूद 5। ये प्रथम चरण में शामिल हुआ था, 19/10/2016 को शामिल किया गया था, 19/10/2016 को। एक बार सुनते चलिए, हर चीज़ को याद नहीं करते चलना है, ठीक है। दूसरा फिर जो 8/4/2017 को, 8 अप्रैल 2017 को शामिल किया गया था, इसमें देखिए दूसरा चरण में फिर आपका सभी जो है जिले संभाग आएंगे, जैसे रायपुर हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, बिलासपुर और जगदलपुर, ये 4 हो गया, एक इसमें धमतरी 5। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। दूसरे वाले में जो संभाग का नाम जेन्युइन आता है, देखिए रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर और जगदलपुर, ये 4 हो गया, एक आपका धमतरी है 5 हो गया। इसमें राजनांदगांव कवर्धा ऊपर नीचे है ये दोनों जिले। इसका जो है भाटापारा नवापारा, भाटापारा नवापारा, एक धमतरी का ही एक जिला का है कुरूद, ये 10 हो गए। तीसरा चरण में 4 हुए थे शामिल, इसमें जो आपका जो ये राजिम था, ये राजिम, इसके बाद आपका ये बालोद, बालोद के बाद आपका मुंगेली और मुंगेली के बाद ये रायगढ़, ये 4 जिले यहाँ थे। तो इस तरह से पहले 14 थे, अभी जो 6 जिला शामिल हुआ है, याद रखिएगा इसको खास तौर से। चतुर्थ श्रेणी में जो अभी 6 जिला शामिल हुआ है, तो इसलिए ये 14 + 6 आपका टोटल कितना हो गया, 20। ठीक है जी। इसमें देखिए कांकेर, कांकेर के बाद जो आपके बेमेतरा 2 हो गया, कांकेर बेमेतरा। एक आपका जो है यहाँ पे सरायपाली 3 है जी, कांकेर बेमेतरा सरायपाली, कटघोरा अंबिकापुर और जसपुर, कटघोरा अंबिकापुर और जसपुर, ये मार्च 2023 में इसको जो शामिल किया गया है, 6 मंडियों को इसमें शामिल किया गया मार्च 2023 में। तो अब इस सीधा सीधा अगर नाम याद रखेंगे तो आप इतना भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 585 टोटल था, इसमें से छत्तीसगढ़ में 20 कृषि उपज मंडी को इनाम के तहत शामिल किया गया है। लेकिन एक बार इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे ये आया है कि पहले चरण में कौन शामिल नहीं था, दूसरे चरण में, इस टाइप से, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी को इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, मैंने आपको प्रयास किया है याद करवाने का। फिर देखिए अगला जो है हमारा जो है किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका डेटा याद रखना है। खाली 9 हमारे पास कितना है, 9 है, अधिसूचित है। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित कितना किया गया था, टोटल 9, इतना ही बस याद रखिए, बाकी चीज़ को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए अगला किसान शॉपिंग मॉल। देखिए किसान शॉपिंग मॉल आप जान रहे हैं, पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ खुला हुआ है, तो ये राजनांदगांव में खुला हुआ है। कब संचालित है, तो ये 2010 से संचालित है। ठीक है जी। दूसरा जो है महासमुंद में प्रस्तावित है जी, दूसरा महासमुंद में प्रस्तावित है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो है महासमुंद में प्रस्तावित है। अब पहला कहाँ है, तो पहला जो है आपका राजनांदगांव जिले में है। ठीक है जी, पहला जो है राजनांदगांव जिले में 2010 में। चलिए किसान शॉपिंग मॉल हो गया। अगला देखिए फसलों का जो है रकबा तथा उत्पादन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको बताना बहुत जरूरी है मुझे। चलिए देखते जाइए। इसमें क्रम पूछा जाता है दोस्तों, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, इस टाइप से। सबसे पहले आपको सीधा सीधा पूछेगा इसको, सर्वाधिक, ये क्या चीज़ देख रहे हैं, प्रमुख फसलों के अंतर्गत जो है क्षेत्र देख रहे हैं ना, क्षेत्र देख रहे हैं, क्षेत्र जो 1000 हेक्टेयर में काउंट होता है। तो सर्वाधिक जो है अंतर्गत क्षेत्र देखेंगे तो अनाज में सबसे ज़्यादा जो है किसका क्षेत्र है, तो अनाज में धान का है, दलहन में देखेंगे तो चना का है, और तिलहन में देखेंगे तो राई सरसों का है। इनका सर्वाधिक क्षेत्र है जी। ठीक है, फसल अंतर्गत प्रमुख फसल के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र देखेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्र अनाज में धान का है, दलहन में चना का है, और तिलहन में जो है सरसों का है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद इनका जो है बड़ा से छोटा क्रम पूछेगा, मान के चलिए तो सबसे पहले धान का है, फिर चना का है, इसके बाद इसमें जो लाख तिवड़ा का है, फिर गेहूं का है, फिर मक्का का है। टोटल फसल का है ना, ये फसल का है, इसलिए याद रखिएगा। तो धान चना लाख तिवड़ा, एक बार देखिए फिर से, धान चना लाख तिवड़ा गेहूं और मक्का, इस क्रम को याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रमुख फसल का है। लेकिन पर्टिकुलर अलग पूछे अनाज में किसका है, तो धान का है, दलहन में किसका है, तो चना का है, तिलहन में किसका है, तो राई सरसों का है। लेकिन ये एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा धान का है, फिर चना का है, फिर लाख तिवड़ा का है, फिर गेहूँ का है, फिर मक्का का है। चलिए अगला देखिए, प्रमुख फसल का उत्पादन में देखेंगे, और ये आपका जो क्षेत्रफल था ऊपर वाला, और ये क्या है आपका जो है उत्पादन है। तो इसमें देखेंगे तो पहले धान का है, फिर मक्का का है, फिर चना का है, फिर गेहूं का है, फिर लाख तिवड़ा। इसको भी आपको सीधा सीधा याद रखना है, सीधा इसको याद ही करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले धान, फिर मक्का, फिर गेहूँ, चना, फिर गेहूँ, फिर लाख तिवड़ा। थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे, क्रम इसमें देखिए हल्का चेंज हो गया होगा, क्रम देखिए चेंज हो गया होगा। इसमें पहले धान था, इसमें भी पहले धान है। ठीक है, एक सेकंड आप दोस्तों, हाँ चलिए क्षमा कीजिएगा।
थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। पहले इसमें धान था, इसमें भी धान है। यहाँ पे देखिए मक्का इसमें लास्ट में था, ये मक्का इसमें सेकंड में आ गया है, मक्का इसमें सेकंड में आ गया है, ये देखिए। इसके बाद जो है तीसरा में फिर आपका लाख तिवड़ा था, यहाँ चना था फिर लाख तिवड़ा, तो यहाँ पे चना है और लाख तिवड़ा बाद में आ गया, फिर गेहूँ आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रम आगे पीछे, इसलिए आपको इसको सीधा सीधा याद रखना है। ये आपका उत्पादन में है तो धान, मक्का, चना, गेहूँ, लाख तिवड़ा। इसमें आपका ये जो है क्षेत्रफल में है तो धान, चना, लाख तिवड़ा, गेहूँ और मक्का, ठीक है। सिर्फ क्रम पूछेगा। और सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछेगा तो याद रखिएगा, उत्पादन में देखेंगे सर्वाधिक उत्पादन में अनाज में पूछेगा तो धान है, दलहन में पूछेगा तो चना है, और तिलहन में पूछेगा तो मूंगफली है। याद रखिएगा सिर्फ जो है तिलहन का चेंज होगा, मूंगफली यहाँ पे राई सरसों, बाकी इन दोनों में जो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर देखिए दोस्तों, ये वाला जो है डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पूछा जाता है कि प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपका जो है एरिया नहीं पूछ रहा है जी, आप उसको पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल 135 192 वाला, तो उसको वो क्षेत्रफल में है छत्तीसगढ़ का ना। लेकिन ये जो है कृषि से संबंधित पूछ रहा है, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा हेक्टेयर में पूछ रहा है। तो 14127 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। 14127 लाख हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। बोया गया जो है यहाँ पे क्षेत्रफल देखेंगे तो इसमें तीन चीज़ आता है, एक तो कुल बोया गया क्षेत्र, एक जो है इसमें जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसमें एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। तो इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र को मिलाएंगे तो टोटल निकल जाएगा, टोटल बोया गया क्षेत्र। तो इस तरह से देखिए, पहले इसमें कुल बोया गया क्षेत्र देखिए तो 55 है, 55 23 है, 23 को छोड़िए, पहले 55 को याद रखिए, 55 है कुल बोया गया क्षेत्र, ठीक 55। इसके बाद देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 46 है, मोटा मोटी याद रखिए 46 है। और उसके बाद जो है ये एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र कितना है, 9 है जी। अब देखिए तो इसको पहले तो आपको जो है 46, ये 46 जो है कुल बोया गया क्षेत्र, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये है, ठीक, माने शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये 46। इसके बाद इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग ये आपका आएगा 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ में एक, और ये 55, ये आ गया लगभग ऐसी। बाकी इसका जो है ये 16 और यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो ये 23 आ जाएगा। तो सिर्फ आप इसको याद रखिए, 46 है, 9 है और ये 55 है, ये कुल बोया गया क्षेत्र, ये एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, ये जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ याद करवाना है, उसके बाद एग्जैक्ट डेटा के पीछे पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। याद रखिएगा ये 46 16 है, ये 907 है, और ये जो है 55 23 है। तो इस तरह से पहले 46 फिर 9 फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55। ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये एक से अधिक बार, ये मतलब जो है ये कुल बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 46 है, एक से अधिक बार 9 है, और कुल बोया गया क्षेत्र जो आपका 55 है, ठीक है साथियों। चलिए इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली जाता है, पीएससी के लिए ज़्यादा अंदर जाता है, बाकी व्यापम में तो सीधा सीधा पूछता है। जैसे देखिए शुद्ध ये नीरा बोया गया क्षेत्र, इसके बारे में बात कर रहा है। ये शुद्ध ये नीरा बोया गया क्षेत्र जो है 33 जिलों के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सर्वाधिक महासमुंद में है, और न्यूनतम कहाँ पे है तो नारायणपुर में है, ठीक है साथियों। तो इसमें जो है अब देखिए शुद्ध जो है बोया गया क्षेत्रफल इसको पूछ रहा है, शुद्ध है नीरा बोलते हैं इसको। 33 जिलों के हिसाब से देखेंगे सर्वाधिक कहाँ पे है, महासमुंद में, और न्यूनतम देखेंगे तो नारायणपुर में, ठीक है जी। अब देखिए अगला इसमें जो है द्विफसली का बार बार पूछा जाता है साथियों, इसको याद रखिएगा, इसको आपको भूलना ही नहीं है। द्विफसली मतलब जो है एक से अधिक बार जो बोया गया क्षेत्र, ये आपका कितना था 9% था। इसमें देखेंगे 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में था। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पूछेगा तो कबीरधाम, इसको भूलना नहीं है, कबीरधाम में, और सबसे कम पूछेगा तो बीजापुर में, कबीरधाम और सबसे कम पूछेगा तो बीजापुर, इसको याद रखिएगा। और टोटल की बात करेगा, ये 55 है ना आपका, 55 46 वाला है, टोटल का पूछेगा तो इसको याद रख 55 23 वाला है। सकल या कुल बोया गया क्षेत्र इसके हिसाब से पूछेगा तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा बेमेतरा का है और न्यूनतम किसका है, नारायणपुर का है, ठीक है जी। इसमें टोटल पूछ रहा है तो बेमेतरा टॉप पे है और न्यूनतम नारायणपुर। इसमें पूछेगा शुद्ध वाले में तो महासमुंद और नारायणपुर। इसमें आपका बीजापुर मतलब कबीरधाम और बीजापुर सबसे कम है, ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिर देखिए इसमें थोड़ा फसल के बारे में बात किया है कि बुआई के समय जो है आधार पर, है ना, बुआई के समय के आधार पर जैसे फसल देखें, खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा रकबा किसका है तो धान का है, सबसे ज़्यादा रकबा, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है तो धान का होता है। रबी फसल में देखेंगे सर्वाधिक रकबा किसका है तो चना का है, और सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है तो चना का है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उद्यानिकी का देखिए, उद्यानिकी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो है एक चीज़ उत्पादन का पूछेगा, उत्पादन के आधार पर बताइए इसका जो उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के आधार पर क्रम, और एक आपका जो उद्यानिकी फसलों का रकबा के आधार पर क्रम। तो ये दोनों जो लगभग सेम आता है, दोनों क्या है लगभग सेम है। इसका बस नाम पूछता है कि क्या क्या है, इसका क्रम बताइए करके। तो देखिए थोड़ा सा याद कीजिए इसको थोड़ा सा, पहले सब्जी है, फिर क्या है फल है, फिर मसाला है, फिर पुष्प है, फिर औषधि एवं सुगंधित फसल है।
अब इसको देखिए दोस्तों, आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, तो एक नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। आप मान के चलिए आपके जो किचन रूम में हैं, आप क्या हैं, किचन रूम में है। एक तरफ आपका एक किचन रूम है और एक तरफ आपका जो यहाँ पे बैठ के खाते हैं, यहाँ पे मान के चलिए आपका जो डाइनिंग टेबल वगैरह है। तो देखिए, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, किचन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका सब्जी है, क्या है जी, सब्जी है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, तो यहाँ पे क्या है, फल है, यहाँ पे रखा हुआ फल है। तो ये सब्जी पहले यहाँ, उसके बाद फिर आपका फल। फिर आप दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे किचन में, तो यहाँ पे आपको मसाला है, क्या है, मसाला है। यहाँ पे फल के साथ क्या है, फूल है, क्या है, फूल है, पुष्प है। और उसके बाद फिर आप दोबारा यहाँ पे आएंगे, तो औषधि यहाँ पे मिलेगा और सुगंधित क्या मिलेगा, यहाँ पे फसल मिलेगा। तो 5 चीज़ यहाँ पे हुआ, हमने रिपीट करेंगे। पहले आपको सब्जी, एक यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए तो फल, फिर थर्ड में आप जाएंगे यहाँ पे तो मसाले, और चौथा जाएंगे तो यहाँ पे जो है पुष्प, और लास्ट में जाएंगे तो औषधि एवं सुगंधित फसल। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, आपके दिमाग में इमेज बनेगा। आप किचन रूम में हैं तो सबसे पहले किचन रूम में जाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जी, उसके बाद आप डाइनिंग टेबल के पास आएंगे तो फल, उसके बाद फिर किचन में जाएंगे तो मसाले, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे तो आपका पुष्प, उसके बाद आपका औषधि और सुगंधित फसल। ठीक है साथियों, सेम है, इसी का उत्पादन के आधार पर भी पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सब्जी फिर मसाले, पहले सब्जी फिर फल फिर मसाला फिर पुष्प, उसके बाद औषधि एवं सुगंधित फसल। डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसका आपका क्रम पूछता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। चलिए, इसके बाद जो है एक चीज़ देखिए, कितने जो है फल सब्जी मंडी है ये पूछेगा। अगर नॉर्मली भाषा में तो याद रखिएगा, टोटल जो है 6 फल सब्जी मंडी है। कहाँ कहाँ है एक बार देख लीजिए नज़रों से। रायपुर में है आपका, उसके बाद बिलासपुर में है, दुर्ग, ये तीनों संभाग हो गया। उसके बाद जो है 3 आपका जो अलग है, एक रायगढ़ में है, एक आपका राजनांदगांव में है, रायगढ़, राजनांदगांव और पखानजोर, रायगढ़, राजनांदगांव और पखानजोर, 3 अलग है। और 3 तो आपका संभाग के नाम पे है, रायपुर संभाग, बिलासपुर और दुर्ग, उसका जो है रायगढ़, राजनांदगांव और पखानजोर। ठीक है साथियों, चलिए, जल स्रोत में सिर्फ 2 डेटा पूछा जाता है, आपको याद रखने वाली बात यही है इंपॉर्टेंट आपका। सबसे पहले देखिए, विभिन्न स्रोतों की जो है सतही जल की मात्रा कितना पूछेगा, तो 48,296 मिलीघन मीटर में है, 48,296। इसका कितना प्रतिशत जल जो उपयोग में आया जा रहा है, तो याद रखिएगा 41 जो है 720, 41,720। इसमें से ये तीनों डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा। देखिए साथियों, भूजल सुरक्षित श्रेणी में जो है इसके आंकलन 2017 के हिसाब से कितना है, कितना विकासखंड, टोटल विकासखंड कितना है, 146 है। टोटल विकासखंड 146 है। इसमें जो है भूजल के हिसाब से सुरक्षित है वो कितना, 116 जो सुरक्षित है। उसके बाद जो है इसमें देखिए, एक आंशिक और इसमें पूर्ण रूप से क्या है, संकटग्रस्त हैं। तो आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में कितने हैं, 24 है। और पूर्ण संकटग्रस्त श्रेणी में कितने हैं, 6 है। इन्हीं तीनों को पूछेगा जी, इन्हीं तीनों को पूछेगा। टोटल 146 विकासखंड है, इसमें से पूर्ण संकटग्रस्त श्रेणी में कितने हैं, तो मात्र 6 हैं, 6 हैं यहाँ से। और उसके बाद आंशिक रूप से संकटग्रस्त में कितने हैं, तो 24 हैं। और सुरक्षित में कितना है, तो 116 है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, 24 और 6 को। बाकी इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में जाके आपका जो है 146 में जाके 116 में जोड़ देंगे तो आपको 146 बन जाएगा। ठीक है साथियों, इन तीनों को नहीं भूलना है ना जी, 116, 24 और 6 वाला जो पूर्णतः रूप से क्या है, संकटग्रस्त है, ये आंशिक रूप से 24 वाला है। चलिए, सिंचाई संसाधन का देखेंगे, थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें जैसे देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिए 137, 90 लाख हेक्टेयर बता चुका हूँ आपको। और प्रदेश में कुल जो है सृजित सिंचाई क्षमता कितना है, तो याद रखिएगा 21.76 लाख हेक्टेयर आपका जो है प्रदेश में कुल जो है सिंचाई सृजित क्षमता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा को पूछ चुका है, याद रखिएगा। इसके साथ जो है अतिरिक्त जो है राज्य निर्माण के पश्चात अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में कितना वृद्धि हुआ है, तो याद रखिएगा अभी तक जो है 8.48 लाख हेक्टेयर की जो है टोटल वृद्धि हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो कितना वृद्धि हुआ है, तो 8.48 लाख जो है हेक्टेयर की वृद्धि हुआ है, लगभग 8.5 लाख बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना है, 21.5 है, 21.5, 8.5, 21.5, 8.5, 21.76 है और ये 8.48 है। इस तरह से टोटल अब बात करें प्रदेश में कुल सिंचाई का प्रतिशत, याद रखिएगा ये कुल सिंचाई का प्रतिशत है, तो कितना है, 39.27% है, 39.27% है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ये कुल है ना, याद रखिएगा यहाँ समस्त सिंचाई स्रोतों से, जैसे आपका नहर, जलाशय, नलकूप, ये सभी कुआं, इन सभी समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई की कितनी उपलब्धता है, तो 35%। तो आपको थोड़ा डेटा अलग अलग लगेगा कि क्या क्या बोल रहे हैं करके, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये समस्त सिंचाई स्रोत लिखा रहेगा तो याद रखिएगा 35%। अगर आपको जो है प्रदेश में कुल जो है सिंचाई का प्रतिशत पूछेगा तो 39.27। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एक और पूछेगा, कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितना है, तो 21.76 लाख हेक्टेयर है। इसमें से जो है अतिरिक्त जो है, जैसे राज्य निर्माण के पश्चात कितना वृद्धि हुआ है, तो 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुआ है। चलिए, निर्मित तथा निर्माणाधीन जो सिंचाई योजना, इसको देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें 8 हमारे पास बृहद जो है सिंचाई परियोजना है, 38 मध्यम सिंचाई परियोजना है तथा 25-14 लघु सिंचाई परियोजना है। ये डेटा सीधा सीधा पूछा गया है दोस्तों। 8 हमारे पास बृहद, 38 मध्यम तथा जो है 25-14 लघु सिंचाई परियोजना है। इसको सीधा याद रखिएगा। और 30 जो है नलकूप योजना है तथा 800 जो है 89 ना जी, इसको याद रखिएगा। 897 एनीकट है, 897 एनीकट है। ये 879 है ना, 897 897 एनीकट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, निर्माणाधीन को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रख लिए। 8 बृहद, 38 मध्यम और 25-14 आपका जो लघु सिंचाई परियोजना, 30 नलकूप है और 897 एनीकट है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। उपयोग किए जाने वाले जो सिंचाई के संसाधन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पूछता है। सबसे ज़्यादा क्या है आपके पास, पहले नहर है, नहर जलाशय, इससे 52% जो सिंचाई सुविधा होती है, नहर जलाशय। दूसरा फिर आपका क्या है, नलकूप है। तीसरा में आपका तालाब है और चौथा में आपका क्या है, कुआं है। कैसे ये देखिए याद कीजिएगा। मान के चलिए आपका ये घर है, घर के बाद आप जैसे ही निकलेंगे तो आपके घर के बगल में नहर है। नहर के बाद अब आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक नल है, नलकूप बोलते हैं, जहाँ पे नल का पानी निकलता है, नलकूप है। इसके बाद फिर और आगे जाएंगे तो एक तालाब है और तालाब के बाद आगे जाएंगे तो कुआं है। तो इस तरह से पहले आपका नहर, ये आपका नहर, उसके बाद जो है आपका फिर क्या आ जाएगा, नलकूप, नलकूप, उसके बाद फिर आपका तालाब, उसके बाद जो फिर क्या होगा आपका कुआं। तो इस तरह से याद रख लीजिए। ठीक है जी, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। सबसे ज़्यादा किसका है, नहर का है, लगभग जो 52%। नलकूप का पूछेगा तो 29% और तालाब का पूछेगा तो ये कम है और ये कुआं का कम है। ठीक है जी, सबसे कम है। फिर इसको जो है अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, इससे काम आपका चल जाएगा। ठीक है साथियों। फिर देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जो है प्रदेश में जो सम्मिलित जो 3 सिंचाई परियोजनाओं को जो शामिल किया गया था। ठीक है, जैसे आप जान रहे हैं कि 99 टोटल परियोजनाओं को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो शामिल किया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके तहत छत्तीसगढ़ के जो हमारे 3 कृषि सिंचाई परियोजना को जो शामिल किया गया था वो कौन कौन सा है देखिए। पहला आपका केलो है, फिर आपका खारंग है, तीसरा आपका क्या है, मनियारी है। केलो, खारंग और मनियारी, केलो, खारंग और मनियारी। देखिए कैसे याद रखेंगे। एक आपका ये केलो, ये रायगढ़ में पड़ेगा। उसके बाद आपका खारंग बिलासपुर में पड़ेगा और आपका जो है फिर मनियारी कहाँ पड़ेगा, मुंगेली में पड़ेगा। तो केलो, खारंग और मनियारी, केलो, खारंग और मनियारी। ठीक है जी, इन तीनों को बस नाम याद रखिए। इन तीनों सिंचाई परियोजना को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो शामिल किया गया था। टोटल 99 में जो है 3 हमारे यहाँ से हैं। ठीक है, क्षेत्रफल आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे केलो का जो 22,810 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद जो खारंग का देखेंगे तो 8,300 हेक्टेयर है। उसके बाद जो मनियारी का देखेंगे तो 11,000 जो है 515 लाख हेक्टेयर है। इस तरह से टोटल ये था। ठीक है साथियों, चलिए अगले देखिए। ये वही 8 बृहद परियोजना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। 8 हमारे पास जो बृहद परियोजना है, 38 हमारे पास जो मध्यम और 25 करके जो है 14 करके आपको जो है लघु था। तो ये देखिए, ये 8 बृहद परियोजना कौन कौन से, बस नाम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये महानदी जो है परियोजना है धमतरी में पड़ेगा। बालोद वाला जो है बालोद तांदुला में ही पड़ेगा। सिकासार परी आपका गरियाबंद में पड़ेगा। कोडार आपका जो महासमुंद में पड़ेगा। मिनी माता हसदेव जो है बांगो बांध परियोजना, ये आपका जो है प्रमुखता देखें तो इसको जो है ये कोरबा जिले का है। जोंक व पोर्तन देखें तो ये आपका जो है जोंक आपका जो है बलौदा बाजार और महासमुंद में पड़ेगा। खारंग याद रखिएगा बिलासपुर, मनियारी आपको याद रखना है मुंगेली। ठीक है जी, बस जिला याद रखिए। पशुधन और मत्स्य, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन एक याद रखिएगा, कभी कभी इसका डेटा पूछ दिया जाता है। तो ये देखिए, पशुधन का अगर पूछेगा अभी हिस्सा कितना है तो 1.77, इसी को पूछेगा जब भी पूछेगा वो। हिस्सेदारी कितना है तो 1.77 है। और मत्स्य उद्योग का याद रखिएगा 2.41% है। मत्स्य क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा 2.41% है, और जबकि पशुधन का 1.77 है। ठीक है साथियों, वृद्धि को याद नहीं रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग ये 8.5 के पास है, ये जो है 10 के पास है। 8.5 और 10, पशुधन का देखेंगे तो 10 और मत्स्य का देखेंगे तो 8.5। याद रखिएगा पशुधन का 1.77 है और मत्स्य का कितना है, 2.41 है। चलिए आगे देखते हैं। मछली पालन में आपका जो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले जो प्रदेश में जो उपलब्ध जल स्रोतों में कुल कितनी संख्या है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, ये देखिए प्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र कितना है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। 2.032 लाख हेक्टेयर, 2.032 लाख हेक्टेयर ये हमारा जो कुल जल क्षेत्र उपलब्ध है। इसमें से 1976 लगभग 1.976 है ना, 1.976 इतना लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है हमारा जो है
जल क्षेत्र उपलब्ध है जहाँ पे हम जो है मछली पालन करते हैं। इसको आपको डायरेक्ट इसको नहीं पूछेगा, आपको ये परसेंट पूछता है, कितना परसेंट क्षेत्र में जो है मछली पालन विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 97.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या करते हैं, हम मछली पालन करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल भूलना नहीं है, ये इस दोनों डेटा को तो भूलना ही नहीं है, बार बार बता रहा हूँ आपको। 2.032 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हमारा पे जो जल क्षेत्र उपलब्ध है, इसमें 1.976 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है विकसित जल क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है। परसेंटेज में पूछता है, खासतौर से याद रखिएगा 97.24%। देखिए मत्स्य बीज में जो आपका कौन सा स्थान है पूछेगा तो याद रखिएगा 6वां स्थान, और मत्स्य उत्पादन में पूछेगा तो 8वां स्थान। मत्स्य बीज में पूछेगा, बीज आपको पूछेगा तो कौन सा स्थान, जो 6वां स्थान, और मत्स्य उत्पादन में पूछेगा तो 8वां स्थान है देश में छत्तीसगढ़ का। चलिए आगे देखिए, इसके बाद देखिए साथियों, ये आपका जो है बकरी प्रजनन क्षेत्र। आजकल क्वेश्चन इससे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी पुराना प्रीवियस से 2000 जो है देखिए मारेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उस समय आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रायपुर के सरोरा में जो है बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र है, एक रामपुर ठाठापुर बोलते हैं, ये कहाँ पड़ेगा, कबीरधाम में। तो रामपुर जो है, ठाठापुर ये आपका जो है कबीरधाम में, इन दोनों जगह क्या है, रायपुर और कबीरधाम में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र है। सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र बोलते हैं, ये सुअर है ना, ये सुकर बोलते हैं प्रजनन प्रक्षेत्र। इसमें देखेंगे तो सरगुजा का जो है सकालो, बस्तर का देखेंगे तो परचनपाल, बस्तर का परचनपाल, और जसपुर का कुनकुरी, इन तीनों जगह जो है सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र है। आपको दे देगा गलती से कहीं तो आपको याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ मुझे आपको ये बताना जरूरी है, 20वीं पशु संगणना 2019 में हुई थी, इसमें आपका पूछेगा क्रम, है ना। तो सबसे पहले याद रखिए, पहले गाय है, उसके बाद आपका जो है बकरी तथा बकरियां हैं, ठीक, तीसरा आपका भैंस है, और चौथा आपका जो है सुअर है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है देता नहीं है, क्वेश्चन आता है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आता नहीं है इससे। ठीक, अब देखिए इसका जो है कृषि से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको बताने का प्रयास नहीं रहेगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसको याद रखना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना किससे संबंधित है, तो इसमें स्प्रिंकलर, है ना, इसको याद रखिएगा। ड्रिप तथा टपक सिंचाई, प्रत्येक बूंद का जो अधिक से फसल का क्या करना, उत्पादन करना, ये मतलब कम पानी का उपयोग करके क्या करना है, कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र को क्या करना है, आपको सिंचित करना है। इसके तहत जो है लघु तथा सीमांत कृषक को जो है 70% तक इसमें क्या दिया जाता है, आपको जो अनुदान दिया जाता है, तथा अन्य किसान को जो 50% इसमें क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात, सबसे बात इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें ये पूछा गया था कि 70% में ये जो अनुदान दे रहे हैं लघु सीमांत किसानों को, इसमें 70% में जो 33% जो है आपका केंद्र का पैसा रहेगा, और 37% राज्य का रहेगा। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे 37% राज्य का ज़्यादा अंश है जी केंद्र की तुलना में। अब दोबारा अन्य किसानों को देंगे तो ये 50% है, इसमें 27% जो केंद्र का योगदान है और 23% राज्य का योगदान है। लेकिन लघु एवं सीमांत कृषक को देंगे उसमें याद रखिएगा 37% ये राज्य का ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा अनुदान के मामले में। ठीक है, ये दोनों डेटा आप याद रखिएगा। लघु एवं सीमांत कृषक को 70%, इसमें 33% केंद्र का जो है प्रतिशत योगदान रहेगा, और 37% राज्य का। इसमें अन्य किसानों को 50%, इसमें 27% केंद्र का और 23% आपका राज्य का। चलिए फिर देखिए किसान समृद्धि योजना, इसके तहत क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था, आपका मुख्य उद्देश्य देखिए इसको, भूजल तथा नलकूप द्वारा जो है समुचित उपयोग को क्या करना, उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत आपको जो है नलकूप अनुदान तथा पंप स्थापित करने के लिए आपको राज्य सरकार क्या देती थी, मतलब जो है राज्य पोषित अनुदान देती थी। जैसे SC ST हैं तो 43,000 रुपये, अगर आप OBC हैं तो 35,000 रुपये, तो जनरल हैं तो 25,000 रुपये आपको ये नलकूप के लिए दिया जाता था। ये वृष्टि छाया प्रदेश में ये लागू था जी। ठीक है, चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, इसको जब भी आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय जो उद्यानिकी मिशन कब आया था, तो याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। इसका डेट सीधा सीधा पूछा गया है, 2005-2006 के बीच में आया था। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। उस समय सन चल रहा था 2005 और 2006 के बीच में ये आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बागवानी फसलों को बढ़ावा देना, बागवानी फसलों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत जो 24 जिले शामिल है। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए लघुत्तम सिंचाई योजना। लघुत्तम सिंचाई योजना जो है ये राज्य पोषित योजना है। इसके तहत जो तालाबों का निर्माण करना था, तालाबों का क्या करना था, निर्माण करना था। इसमें जो भी खर्च आता है उसका सभी का अनुदान जो है राज्य सरकार क्या करती, 100% योगदान देती। पूरा पूरा पैसा कौन देगा, इसमें राज्य सरकार देगा जी। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका सीधा सीधा डेट पूछा गया है कब ये लागू हुआ था, तो याद रखिएगा खरीफ वर्ष लिख के आया था ना क्वेश्चन में, खरीफ वर्ष जो है 2016 सीधा क्वेश्चन आ चुका था। खरीफ वर्ष 2016 में यह लागू हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
ठीक है, इसके पात्रता को एक बार देख लीजिए। पात्रता को पूछता है, अगर आपको फसल जो है क्षतिपूर्ति हो गया तो आपका जो है क्या मापदंड रहेंगे जिसके तहत आपको जो है, इसके तहत जो है आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको जो उसकी भुगतान की राशि मिलेगी। तो बुआई आपकी उस समय नहीं हो पाई है, मान के चलिए बुआई करने वाले हैं और आपका जो बुआई नहीं हो पाया है पानी गिरने की स्थिति में, या फसल की अवधि में आपका नुकसान हो गया है, फसल आपको जब कट के रेडी हो गया था उस समय फिर पानी गिर दिया है, या फिर स्थानीय आपदा के कारण आपको जो क्षति हो गई है, या फिर फसल पैदावार के समय जो है आपका जो क्षति हो गया है, इस तरह से फसल देखिए कटाई के उपरांत आप खेत में सूखने के लिए छोड़ दिए, उसके बाद जो नुकसान हो गया, तो इस तरह से अगर कुछ भी आपके साथ अगर कोई घटना होता है तो आपका जो फसल का यहाँ पे बीमा दिया जाएगा, उसका जो पैसा मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भूलना नहीं है इसको। खरीफ वर्ष 2016, खरीफ वर्ष 2016। शाकंभरी योजना को देखिए, शाकंभरी योजना को एक बार सुनिए, याद रखिएगा। इसमें जो है शाकंभरी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें सभी वर्गों को जो है लघु एवं सीमांत वर्ग जितने भी थे उन सभी को जो है क्या करना है, पेट्रोल पंप या फिर जो है कुआं निर्माण करवाना है। दो चीज़ आपको, या तो जो चलता है सबमर्सियल पंप बोलते हैं जी, सबमर्सियल पंप, डीजल पंप जो भी हो, तो इसमें जो है पावर तथा विद्युत के माध्यम से जो चले सबमर्सियल पंप, डीजल पंप या फिर जो पेट्रोल पंप जो भी हो, या फिर कुआं का क्या करना है, निर्माण करना है, ताकि आप वहाँ पे सिंचाई की समुचित रूप से व्यवस्था हो सके। इसके लिए सीधा सीधा इन दोनों को याद रखिएगा, सभी वर्गों के लिए इसमें शामिल किया गया था। अगर आप जो कुआं खुदवाना चाहते हैं तो आपको 50% अनुदान दिया जाएगा, लगभग ये पैसा जो है 25,200 के आसपास रहेगा। तो अगर आप पंप खरीदना चाहते हैं तो आपको 75% अनुदान दिया जाएगा, ये पैसा आपका लगभग 16,875 रुपये के पास ये अनुदान रहेगा। ठीक है साथियों, बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका बस सन याद रखिए 2015-16 में आया था, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट पॉइंट इसमें ये याद रख सकते हैं, इसमें जो है लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी को जो 55% अनुदान दिया जाता है, अन्य कृषक को जो है 45%। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अक्ति बीज संवर्धन योजना। ये जो है देखिए, इसके तहत जो सरकार क्या करती थी, आपको बीज देती थी और बीज को जो है ताकि आप अपने खेतों में जो है लगा सकें। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। इसमें यह था कि किसानों को जो है उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराना था, बस इतना ही याद रखिए। सूरज धारा योजना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बीजों की अदला बदली करना था, बीजों की क्या करना था, अदला बदली करना था। इस तरह से इसको याद रखिएगा। आपको पूछेगा बीजों की अदला बदली योजना किससे संबंधित है, तो सूरज धारा योजना। ठीक है जी, चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, है ना, इसको देखिए, इसको जान रहे हैं आप सभी, ये 2018 में लागू हुआ है। टोटल इसमें 6,000 रुपये दिया जाता है, 2,000 रुपये के जो है 4 महीने के अंतराल में आपको दिया जाता है। ठीक है, 2,000 करके आता है जी, हर 4 महीने में ये 3 किस्त में ये पैसा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, ये जो कब चालू किया गया था, याद रखिए 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, इसको याद रखिएगा। मिट्टी का परीक्षण करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिट्टी की गुणवत्ता का क्या करना है, आपको परीक्षण करवाना है। ठीक है जी, 9 फरवरी 2015, 9 फरवरी 2000 सॉरी 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015। ठीक है जी, डेट याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, सौर सुजला योजना, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए, अभी ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। सौर सुजला योजना, बस इसका डेट याद रखिए 1 नवंबर 2016 को। इसमें क्या था कि जो विद्युत विहीन जो खेतों में क्या करना था, सौर सिंचाई पंपों के रूप में जो है अंशदान रूप से आपको प्राथमिकता देना था। मतलब जो है जहाँ पे विद्युत पहुँच नहीं सकती है वहाँ पे हमको क्या लगाना है, सौर प्लांट लगाना है और आपको जो है बिजली की आपूर्ति पूरा करवाना है। ठीक है जी, इसके तहत आपको जो ये अनुदान वाला पूछा जाता था, इसको याद रखिएगा। सोलर पंप की यहाँ पे क्षमता बता दी गई। अगर आपके पास जो 3 HP का लगाना चाहते हैं, 3 HP तक का जो सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको जो 7,000, अगर आप OBC हैं तो 12,000, अगर आप सामान्य हैं तो 18,000 रुपये आपको जो है गवर्नमेंट क्या करती, अनुदान देती। ठीक है जी, अंशदान रहता था, अंशदान। नेक्स्ट देखिए, अगर आप 5 HP तक के जो है सोलर पंप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप SC/ST हैं तो 10,000, OBC है तो 15,000 तथा सामान्य है तो 20,000, ये आपका अंशदान रहता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए, कृषक उन्नति योजना, इसका डेट पूछा गया, सीधा सीधा याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009, कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है 3 HP तक के आपको जो है बिजली बिल के लिए 6,000 यूनिट जो है बिजली बिल प्रतिवर्ष आपको छूट रहता था 3 HP तक के पंप के लिए, और 3 से 5 HP तक के पंप के लिए आपको जो है 7,500 यूनिट जो है प्रतिवर्ष क्या रहता था, छूट रहता था। तो इसको याद रखें, 3 HP तक के पंप के लिए 6,000 यूनिट प्रतिवर्ष छूट रहता था, और 3 से 5 HP तक के लिए जो है 7,500 यूनिट प्रतिवर्ष छूट रहता था। ठीक है, इसमें फ्लैट दर का विकल्प दिया गया था, इसको एक ठो याद रखना है आपको।
बिजली के लिए क्या क्या था, टैरिफ के लिए इसमें फ्लैट दर का जो विकल्प दिया गया था, ये कब आया था, तो अगस्त 2018 में आया था। अगस्त 2018 में आया था। यही था इसमें कि अगर 5 HP तक के जो है कम अगर आप पंप का यूज़ करेंगे तो 200 रुपये प्रति माह पटाइए, बाकी जितना भी आप यूज़ कर सकते हैं बिजली बिल का कोई दिक्कत नहीं है करके, इस तरह से इसमें फ्लैट दर का विकल्प पूछेगा, तो सिर्फ याद रखना है अगस्त 2018। चलिए, मत्स्य संपदा योजना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बताने के लायक नहीं है। इसमें एक तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कृषि यांत्रिकरण योजना। कृषि यांत्रिकरण योजना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक यही चीज़ है, राज्य में अब तक जो 3872 कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, इसी को बस याद रखिएगा। 3872 जो कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, बस आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक मार्क नेट, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा भी इसको देखने की जरूरत नहीं है। एक मार्क नेट पोर्टल, इसमें याद रखें वर्तमान में जो 59 जो है कृषि उपज मंडी तथा 121 जो उप मंडियों की जानकारी इस पोर्टल में प्रेषित की जा रही है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, एक मार्क जो है पोर्टल ये 2006 से क्या हो रही है, इसमें प्रेषित किया गया है। छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का भी नहीं है। कृषि अधोसंरचना का विकास, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसका जो डेटा है ना, इसको ध्यान रखना है जी, ये वाला डेटा, खाली 2 डेटा इसका याद रखना है। 59 कृषि उपज मंडी तथा 121 उप मंडियों की जानकारी पोर्टल में दी गई है, ये एक मार्क पोर्टल के तहत, ठीक है जी। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, मैं यहाँ पे देखिए, कृषि उपज मंडी तथा उप मंडी कितना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 59 जो है मंडियाँ तथा उप मंडी 121, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसको देखते हैं, ये वन लाइनर थोड़ा पूछा गया है। एक मार्ग जो है ये सी मार्ट, ये धमतरी में है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ये रायगढ़ तथा राजनांदगांव में खोला जाएगा। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, ये रायपुर। अब बीज गुण जो है नियंत्रण प्रयोगशाला, ये भी रायपुर। अब बीज जो है परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर। तो इनको जो है हर चीज़ को आप याद नहीं कर सकते, तो इसमें जो बीज गुण को याद रखिएगा, एक कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर को, ठीक है जी। चलिए सिंचाई परियोजना को देखिए, पर जगह देखिए, एक बार नज़रों से आपको जगह गुजरना चाहिए। अरपा भैंसाझार परियोजना, ये कहाँ है पूछेगा, याद रखिएगा, तो ये इसका जो है ये बिलासपुर में पड़ेगा। इसके लाभान्वित जो है कोटा, बिल्हा, तखतपुर और बिलासपुर है। तो अरपा भैंसाझार परियोजना कहाँ पड़ेगा, बिलासपुर में। मिनी माता को जान रहे हैं, ये बांगो ग्राम और कोरबा। केलो का जो है रायगढ़। और सिद्ध बाबा जलाशय, ये पेपर में आ चुका है, ये लामती भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है जी। सिद्ध बाबा जलाशय मेंस में भी आ चुका है, प्री में भी आ चुका है। सिद्ध बाबा जलाशय जो है कौन सी नदी पे, तो लामती नदी, लामती नदी को भूलना नहीं है। और ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में पड़ेगा, ये निर्मित है वहाँ पे, याद रखिएगा। खैरागढ़, दुर्ग, बेमेतरा, ये जिला इसके जो है लाभान्वित जिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको मैंने बता दिया। कभी कभी आपको हेक्टेयर में पूछ दिया जाता है, याद रखिए। अरपा भैंसाझार का हेक्टेयर है 25,000 हेक्टेयर। मिनी माता का 4,20,796 है। और केलो का जो है 22,810। और सिद्ध बाबा जलाशय का याद रखिएगा 1840। फिर देखिए कुछ प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को क्या होता है, औद्योगिक संस्थानों को जल आपूर्ति की जाती है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से बैराज से, तो देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या बैराज है। समोदा बैराज पड़ेगा आपको रायपुर में, समोदा बैराज रायपुर में। सिवरी नारायण तथा बसंतपुर बैराज जो ये दोनों जांजगीर चांपा में पड़ेगा। सिवरी नारायण तथा बसंतपुर दोनों बैराज जो आपका जांजगीर चांपा में पड़ेगा। मिरौनी तथा साराडी ये दोनों पड़ेगा आपको शक्ति में। मिरौनी तथा साराडी आपको कहाँ पड़ेगा, शक्ति में। कलमा बैराज पूछेगा आपको रायगढ़, कलमा बैराज पूछेगा रायगढ़, तो सीधा याद रखिएगा। सिवरी नारायण जो है आपको जांजगीर चांपा, बसंतपुर आपका जांजगीर चांपा, समोदा याद रखना है रायपुर, और उसके जो मिरौनी आपका शक्ति, साराडी कहाँ शक्ति, कलमा याद रखना है रायगढ़, ठीक है साथियों। ग्रामोत्थान योजना को जो आपका डेट पूछा गया था, याद रखिएगा, ये 2006-07 में ये आया था राज्य सरकार के द्वारा। ग्रामोत्थान योजना 2006-07 क्या करना है, पशु नस्ल में सुधार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है पशु नस्ल में सुधार करना है तथा कृषकों की आमदनी में क्या करना है, वृद्धि करना है। बस 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पशु नस्ल में सुधार करना है, कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना है, 2006 और 7। चलिए बाकी चीज़ें इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं था मैं उसको जो नहीं बता रहा हूँ आपको। फिर ये डेटा जो है क्या होता है, जेन्युइन चेंज होते रहता है जी। ये आपका 23-24 का डेटा है, 23-24 का। ये आपका जो है जब आपका जो 25-26 का आएगा, लास्ट करंट अफेयर में आता है, तो मैं आपको अपडेट करके इसको बताऊंगा। इसके लिए आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। मिलेट मिशन योजना जो उस समय जो ये कांग्रेस की सरकार में आई थी, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोदो कुट की रागी की खरीदी की जाती है, याद रखिएगा। इसमें जो लघु जो छोटे छोटे धान होते हैं, कोदो कुट की रागी, इसकी जो खरीदी की जाती थी। इसका अभी क्या कीजिएगा, आप समर्थन मूल्य को देख लीजिएगा, वर्तमान के समर्थन मूल्य को, इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। हम आपके लिए जो करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, आपका जो है CGPSC प्री तथा SI प्री,
जो भी आपके लिए संबंधित जो वीडियो रहते हैं मैं लाते रहता हूँ। तो अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल आपको इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मैंने जो सीजी इकोनॉमी सर्वे का जो और बहुत सारे वीडियो डाले हैं, करेंट अफेयर के वीडियो डाले हैं, आप जा के देखिए, आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि अब जो है प्री में आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है, सीजीपीएससी प्री के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो अब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, बिल्कुल आपको उससे फ़ायदा होगा। ये जो है सभी आपके आगामी परीक्षाएं होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, वही चीज़ मैं बता रहा था आपको। चाहे वो सीजीपीएससी प्री हो अभी के लिए, अमित पटवारी का हो, सीजीपीएससी अधीक्षक का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, या आप टीचर भर्ती किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, एक बार छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को देखिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसका वीडियो मैंने आपको डाल दिया है, लगातार जो है छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर के वीडियो आ रहे हैं, आप जाके उसको देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों, चैनल को आप जो सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल आपके लिए फ़ायदा होगा। आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का जो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं एक नए वीडियो पे और नए करंट अफेयर पे, और अगला हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद साथियों।